अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की समृद्धि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरतामूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। प्रस्तुत आज की श्रृंखला में हम लोग भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियों को कई भागों में बांटकर समझेंगे। किस तरह से भारतीय आर्थिक चिंतकों ने इन आर्थिक नीतियों में अंतर्निहित औपनिवेशिक उद्देश्यों को उजागर किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण को समझेंगे। उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा किसी अल्पविकसित देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। यह देश उपनिवेश कहलाता है। ऐसा करने वाला मातृ देश या औपनिवेशिक शक्ति कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का लक्ष्य मातृदेश को लाभ पहुंचाना है। इस दृष्टि से औपनिवेशिक नीतियां जो लागू की जाती है उसमें अनिवार्यतः उपनिवेश का शोषण शामिल होता है। अंग्रेजों ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। इन्हीं नीतियों को स्पष्ट करते हुए R.P. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। पहला, व्यापारिक पूंजीवाद का चरण। इस आरंभिक चरण में अंग्रेजों के निम्नलिखित उद्देश्य थे: भारत के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर भारत के राजस्व पर अधिकार करना, कम से कम मूल्य पर वस्तुओं की खरीद कर उन्हें यूरोप में अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, अपनी यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। यहाँ निवेश से तात्पर्य है बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में निर्यात कर उसका मुनाफा कमाना। इस तरह अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। इस चरण में कंपनी ने राजनीतिक दृष्टि से विलय और विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, बल्कि घेरे की नीति अपनाई, अर्थात बंगाल में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया। साथ ही भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप के नीति पर बल दिया। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है, जिसे 1813 से 58 तक के समयांतराल में देख सकते हैं। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत में नीतियां बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थापना हुई, अतः उत्पादन बढ़ा। तो ऐसे में ब्रिटिश को एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में नई नीतियां लागू की जो निम्नलिखित है। ब्रिटेन ने भारत के प्रति मुक्त व्यापार की नीति लागू की और कंपनी का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया। राजनीतिक स्तर पर विलय और विस्तार की नीति लागू की गई। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसी क्रम में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए गए। आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की गई तथा भारतीय समाज और संस्कृति की तीव्र आलोचना हुई। व्यापारिक पूंजीवाद की तीसरे चरण जो 1860 के बाद के समय में देखते हैं। यह चरण वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण अत्यधिक पूंजी एकीकृत हो गई थी, अतः उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों में निवेश पर बल दे रहे थे जहां मुनाफा निश्चित हो। इसके लिए उपनिवेश की ओर कदम बढ़ाया गया, क्योंकि वहां श्रम सस्ता था। अतः कृषि एवं खनन कार्य में निवेश के माध्यम से मुनाफा प्राप्त करने पर बल दिया गया। इसी क्रम में रेलवे, बैंकिंग,
जहाजरानी उद्योग में निवेश कर लाभ कमाया गया। इस तरह हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण अर्थात व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद को समझें। अब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में दूसरे भाग में ब्रिटिश भूराजस्व नीतियां समझेंगे।